हेलो टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट फिजिक्स का टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी और हम इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ चुके हैं। और अब जो हमारा टॉपिक डील कर रहा है वो टॉपिक डील कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट से ही। पर इलेक्ट्रिक करंट का जैसे एक इफेक्ट आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो इफेक्ट क्या था? करंट का हीटिंग इफेक्ट। कि जब करंट किसी कंडक्टर से या किसी वायर से पास होता है तो वो पास होते समय हीट जनरेट करता है। ऐसे ही करंट का एक और इफेक्ट है कि वो जब भी किसी वायर से पास करता है, जब भी किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मतलब जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट एग्जिस्ट करता है वैसे ही करंट का एक और इफेक्ट है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग एंटायरली डील करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है भी है कि नहीं, और अगर करता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का हमारा जो मेजर डोमेन है वो हमने क्लियर कर लिया। हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, अब अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स समझना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते क्या हैं, तो हमको या करंट के अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते क्या हैं, वो कौन से इफेक्ट्स हैं मैग्नेट्स के जो हम देखना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से डिस्कशंस कर लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अभी तक अपने लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 में आते आते पढ़ चुके हो, पर क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं तो हम जल्दी से वो सारी चीज़ें भी कवर कर लेते हैं जो आपको अभी तक मैग्नेट्स के बारे में पता है। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट को आपस में रिलेट करेंगे, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को बहुत प्रॉपरली समझ गए क्या होता है, वैसे ही ज़रा हम थोड़ा सा समय लेकर के मैग्नेट्स को एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो मैग्नेट्स के बारे में हम जानते क्या हैं? तो मैग्नेट्स सबसे पहले तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस या मटेरियल है। तो अगर हिस्ट्री की बात जाए तो ये डिस्कवर हुए थे, स्टोरी सेज की एक शेफर्ड था इन सम प्लेस जिसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किए थे उसकी रॉड में या फिर उसके शूज़ में, जो कि एक मेटल के बने हुए थे, उसमें उसने कुछ पीसेज ऑफ रॉक्स को चिपकते हुए देखा। ऑल्दो हमने कुछ मटेरियल डिस्कवर किया, कुछ सब्सटेंस डिस्कवर किया इन दी अर्थ, और वो मटेरियल कुछ ऐसा मटेरियल था जिसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ था। और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या था कि वो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल, सबको नहीं लेकिन कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स ऐसे होते थे जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अब वो कुछ कॉमन मटेरियल्स में आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है। तो हमने एक रॉक कह लो या एक मटेरियल, एक सब्सटेंस डिस्कवर किया अर्थ में या अर्थ से, जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी कि वो कुछ मटेरियल्स को लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ठीक है, अच्छा, ये जो मटेरियल सब्सटेंसेस हमको मिले जिनमें ये प्रॉपर्टी थी, उनको हमने नाम क्या दिया? मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स क्या है? तो मैग्नेट्स बेसिकली वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं जो कि कुछ मटेरियल्स को लाइक जो हमने डिस्कस किया उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने इन मैग्नेट्स को डिस्कवर किया तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने इनको नेचुरली अर्थ से डिस्कवर किया है तो ये हमारे नेचुरल मैग्नेट्स हैं। पर इन नेचुरल मैग्नेट्स की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, इनको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, तो अगर मुझे एक मटेरियल मिला जिसका ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और मैं उस प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स कुछ आए। प्रॉब्लम्स क्या थे? जैसे जब भी मुझे ये मटेरियल अर्थ से मिल रहा है तो ये मुझे नेचुरल रॉक की फॉर्म्स में मिल रहा है। अब क्योंकि ये रॉक्स की फॉर्म में है तो ये डिज़ायर्ड शेप में नहीं है, डिज़ायर्ड साइज में अवेलेबल नहीं है, प्लस जो भी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हैं ये वीक मैग्नेट्स हैं। अट्रैक्शन ऑफर करते हैं पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफर नहीं करते जितना कि हमें अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल मशीन्स में चाहिए। लेकिन ठीक है, हमें एक मटेरियल पता चला और उसके हमें प्रॉब्लम्स पता चल गया कि इसको हम नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। क्यों? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शेप साइज मिलता नहीं, और जो मिलते भी हैं वो वीक मैग्नेट्स हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितना हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कुछ कॉमन चीज़ें हम लोगों ने जो अभी डिस्कस की ये मैग्नेट्स के बारे में। अब क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमको ये प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी है, तो हमने क्या किया? इन सब्सटेंसेस को, इन मटेरियल्स को लैब में सिंथेसाइज किया, लैब में बनाया। अब जब हम इनको फैक्ट्रीज में बनाते हैं इन मैग्नेट्स को, हम लोग क्योंकि ये वही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो मैग्नेट्स तो ये भी हैं, पर क्योंकि ये मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, तो इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोल देंगे। और कुछ कॉमन मैग्नेट्स जो सबने ही कभी ना कभी देखे होंगे, जैसे कि आप कुछ इमेजेस में भी देख रहे होंगे, जो ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट आपको दिख रहा है, ये बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। तो अपने यूज़ के हिसाब से हम मैग्नेट को डिज़ायर्ड शेप या साइज़ का बना लेते हैं, और जो हम बनाएंगे लैब में, या लैब तो नहीं कहना चाहिए, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में,
उनको हम बोलेंगे क्या, वो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। एडवांटेज इनका एक कॉमन, इनको क्यों हम अपने डिज़ायर्ड शेप साइज में बना सकते हैं, प्लस इनकी स्ट्रेंथ भी हम उस अकॉर्डेंस में रख सकते हैं जितनी हमको चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मैग्नेट्स। अब जो ये मैग्नेट्स मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो जब हम एक मैग्नेट की बात करेंगे तो उस मैग्नेट की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो फंडामेंटल हैं। तो अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले कोई भी मैग्नेट अगर मुझे मिलता है, इधर नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी मैग्नेट जब भी मिलेगा वो हमेशा दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक या मैग्नेट्स या मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी एक मैग्नेट का इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या कभी भी एक मैग्नेट का इंडिपेंडेंट साउथ पोल ऐसा हमको नहीं मिलता। तो जब भी एक मैग्नेट हमको मिलेगा, उस मैग्नेट के हमेशा दो स्पेसिफिक पोल्स होंगे और उन दो पोल्स को हम नाम क्या देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये पहली चीज़। तो हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। और हर मैग्नेट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं वो तो ऑफर करता ही है। उसके अलावा एक मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसका एक प्रैक्टिकल डिवाइस भी बना के यूज़ करते हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं। अच्छा, वो प्रॉपर्टी क्या है? तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है क्या? तो एक मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें या एक ऐसी जगह रख दें जहाँ पे वो रोटेट करने के लिए या मूव करने के लिए एक प्लेन में फ्री हो, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कभी भी किसी रैंडम डायरेक्शन में आकर रेस्ट नहीं करता। तो अगर एक मैग्नेट को मैं यहाँ सस्पेंड कर दूं और थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दूं, तो इवेंचुअली जब वो अपनी सारी एनर्जी लूज करके रेस्ट पे आएगा, उस वक्त वो किसी एक रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी है एक मैग्नेट की, कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा एक फिक्स सेट ऑफ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये डायरेक्शन क्या है? तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और इसका रीज़न भी आप पढ़ चुके हो। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं, उस अर्थ का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब एक मैग्नेट किसी भी दूसरे मैग्नेट के आसपास नहीं है, किसी भी एक दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल की इन्फ्लुएंस में नहीं है, तब भी वो अल्टीमेटली किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में है, और वो कौन है? अर्थ। क्यों? क्योंकि जब तक कोई मटेरियल अर्थ पे है तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट तो होगा ही, वेदर वीक वेदर स्ट्रॉन्ग डजेंट मैटर, पर इफेक्ट तो होगा। तो एक मैग्नेट आप कहीं भी रख दो, अगर वो अर्थ पे है तो वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस रहेगा। और इसी वजह से एक मैग्नेट जो कि किसी भी दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, वो हमेशा किस डायरेक्शन में आके रेस्ट करता है? वो हमेशा आके रेस्ट करता है जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। और इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने नेविगेशन पर्पस में, अपने डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। और इस तरीके का एक डिवाइस आप जानते भी हो जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक कंपास। तो बहुत समय से हम ये डिवाइस यूज़ करते आ रहे हैं। अब अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो आई होप ये सबको पता होगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाला डिवाइस नहीं है। इस डिवाइस में सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक नीडल आपको दिखेगा जो कि सेंटर पे पाइवोटेड है या फिक्स्ड है। और सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो नीडल हमने इस मैग्नेटिक कंपास में बनाई है, हम बोल ही इसको मैग्नेटिक रहे हैं, ये नीडल एक मैग्नेट की बनी हुई है। तो ये जो नीडल है ये कोई रैंडम नीडल नहीं है, ये नीडल जो बनी हुई है ये मैग्नेटिक नीडल है। और असेंबली में हमें सिर्फ क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल को लेना है और उसको एक सेंटर पे पाइवोट करके छोड़ देना है। ऐसे पाइवोट करना है कि ये जो नीडल है ये इस प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री हो। अच्छा, उसके नीचे हम लोगों ने अपनी मेजरिंग के हिसाब से पेपर पे डायग्राम बना करके मेजरमेंट्स और यूनिट्स लिख करके मेजर कर दिया या पेस्ट कर दिया, वो तो ऑल सेकेंडरी चीज़। कंपास बनाने के लिए हमें बेसिक सिर्फ क्या चाहिए था, एक मैग्नेटिक नीडल और दूसरा एक ऐसा असेंबल या एक ऐसी असेंबली जिसमें वो मैग्नेटिक नीडल रोटेट करने के लिए फ्री हो। अब जब भी मैं इस डिवाइस को, जिसको हम बोलते हैं क्या मैग्नेटिक कंपास, जब भी इस मैग्नेटिक कंपास को मैं किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखता हूँ, सपोज अपने हाथ पे, और मैं इसकी नीडल को रेस्ट पे आने के लिए थोड़ा सा समय देता हूँ, तो जब मेरे मैग्नेटिक कंपास का नीडल रेस्ट पे आ जाएगा, अगर मैं किसी भी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक डिवाइस के या मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास नहीं हूँ जो कि अपनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन इस पे लगा रहा हो, तो हमेशा एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करूँगा क्या, कि ये नीडल आकर के मुझे जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ में पॉइंट करके देगा। और इसी पर्पस के लिए मैं कंपास को यूज़ कर सकता हूँ टू फिगर आउट माई डायरेक्शन।
और क्यों एक मैग्नेटिक कंपस या क्यों एक मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में आके पॉइंट करता है, तो इसका रीज़न भी सिंपल है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब एक स्पेशलिटी मैग्नेट्स की ये कि अगर मैं मैग्नेट्स को आपस में, तो मैग्नेट्स आयरन कोबाल्ट निकल इन सबको तो अट्रैक्ट करेंगे ही, साथ में एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। और स्पेशल बात यह कि सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, वो उसको रेपेल भी करता है। तो एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक मटेरियल को तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, आयरन पे हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट पे करेगा, निकल पे करेगा, लेकिन एक मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उन मैग्नेट्स के कौन से दो पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज में कहीं मैंने मेंशन भी किया होगा, ये रहा। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जब मैग्नेट्स हम बोलते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी ऑफर कर सकता है। और ये कंडीशन किस पे मैटर करती है, तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि उनके कौन से पोल्स एक दूसरे के सामने हैं। तो हमेशा लाइक पोल्स का मतलब अगर सिमिलर पोल्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ऐसे समय पे हमेशा सिमिलर पोल्स होने पे चीज़ें रिपेल करेंगी, जैसे आप चार्जेस में पढ़ चुके हो। सिमिलरली अगर ऑपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो एक नॉर्थ एक साउथ को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और सेम गोस फॉर साउथ एंड साउथ, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है मैग्नेट्स के। तो अब हम क्या जान गए, जान भी क्या गया, हम लोग ने एक छोटा सा रिवीजन ले लिया। जो अब तक हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट मटेरियल्स हैं जो हमें अर्थ से भी मिलते हैं, जो हम फैक्ट्रीज में भी बनाते हैं, जो अर्थ से मिले वो नेचुरल, जो हमने बनाए वो आर्टिफिशियल। जो भी मैग्नेट्स बनेंगे उनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी, जैसे हर मैग्नेट दो पोल्स के साथ होगा, नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा ये पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग वो सेम है या ऑपोजिट। हमेशा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक फिक्स डायरेक्शन में आकर के पॉइंट करता है ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और इस बिहाफ पे हमने एक डिवाइस भी बना लिया, मैग्नेटिक कंपस। अच्छा, आगे अगर चलें तो अब थोड़े से वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने पूरे डिस्कशन को समझाने के लिए या समझने के लिए। अच्छा, अब जब एक मैग्नेट किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा था या एक दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रहा था, हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख पाए, लेकिन हमको वो फोर्स लगते हुए नहीं दिखा जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो एक आयरन नेल के पास में एक मैग्नेट को लाया, तो मुझे आयरन नेल इसकी तरफ मूव करके स्टिक करती हुई दिखी, लेकिन वो क्या चीज़ थी जो कि आयरन नेल को इसकी तरफ खींच करके लेके आई, वो चीज़ मुझे दिखी नहीं, वो चीज़ इनविजिबल है। अब सबसे पहले तो क्योंकि ये इनविजिबल चीज़ है, लेकिन क्योंकि यही वो फोर्सेज है जो ऑफर कर रही है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। क्या? सबसे पहले तो इसको एक नाम देते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर कोई भी मैग्नेट है, सपोज मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ नॉर्थ एंड साउथ, ये मैग्नेट एक पीस ऑफ आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये मैग्नेटिक नीडल, सॉरी ये मैग्नेट क्या उस आयरन नेल को 1 किलोमीटर डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक आयरन नेल को काफ़ी दूर से धीरे धीरे इस मैग्नेट के पास लेके आऊँ, तो एक पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होगी जिसके बाद उस आयरन नेल पे ये मैग्नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू करेगा। यानी कि अगर मैग्नेट यहाँ पे रखा है तो इस मैग्नेट की एक लिमिट है कि कितनी डिस्टेंस तक ये आयरन नेल को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आयरन नेल उस डिस्टेंस के बाहर निकल गया तो अब मैग्नेट का इन्फ्लुएंस चला गया। अब तो कहने का मतलब हम ये समझे कि एक मैग्नेट के आसपास हमेशा एक रीजन होता है या स्पेस होता है, जिस स्पेस में ही वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी फोर्स है वो ऑफर कर रहा है, जिसके बाहर अगर मैं एक आयरन नेल को रख देता तो ये आयरन नेल को अट्रैक्ट ना कर पाता। लेकिन अगर मैं इस पूरी स्पेस में अराउंड द मैग्नेट कहीं भी इस आयरन नेल को लेकर के आता, तब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्पेस है अराउंड द मैग्नेट जिसमें एक मैग्नेट अपना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, इस स्पेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए होता क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए सिंपल सा वो स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट जिस स्पेस में एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स या दूसरे मैग्नेट्स पे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ओके, अब
तो ये चीज़ तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली स्पेस को डिफाइन करता है, एक मैग्नेट के आसपास की वो जगह जिसमें वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स ऑफर कर रहा है। अब जैसा कि हमने बात किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब ये हमको दिखती तो है नहीं, लेकिन हमको इस पर थोड़ी स्टडीज तो करना है। तो हम लोगों ने किया क्या, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए, और जो इमेजिनरी लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ किए या जो इमेजिनरी लाइंस हम लोगों ने स्केच किए मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लाइंस को हम लोगों ने नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उन मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगे। और आई होप ये सारे टर्म्स अब क्लियर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द मैग्नेट जिसमें वो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है। वो स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इनविजिबल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइंस स्केच करेंगे। उन लाइंस को हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा आई होप ऐसी इमेज आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखी होंगी और मे बी आपने एक्सपेरिमेंटली भी किया होगा कि अगर आयरन फ्लिंग्स को एक पेपर पे स्प्रेड करके मैग्नेट को सेंटर में रख के जेंटली टैप करें तो कुछ ऐसा पैटर्न आयरन फिलिंग्स आपस आसपास फॉर्म करते हैं। ओके ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अराउंड अ मैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनकी जो भी तरीका होगा स्केचिंग का वो हर सेंस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करने चाहिए या डिनोट करने चाहिए। अब तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी या आप कभी बनी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हमको ये ज़रूर जान लेना है अब कि अगर हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच्ड देख रहे हैं अराउंड अ मैग्नेट, जैसे कि सबने इस तरीके की फिगर देखी है कि एक बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके के पैटर्न की होती है। तो अब जब आप किसी भी तरीके की सेट ऑफ लाइंस देखते हो, सपोज एक बार मैग्नेट के अराउंड आपने ऐसा देखा, तो इन लाइंस को देख करके आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया ये आपको पता होना चाहिए। या मतलब ये जो भी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप्स फॉर्म करते हैं, और कहने का मतलब इससे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई बिगनिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक पोल से, सपोज नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं और एक लूप बना करके साउथ पोल में एंटर करते हैं, तो वो साउथ पोल एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ पे शुरू हो गया साउथ पे ख़त्म हो गया, वो मैग्नेट के अंदर कंटिन्यू रहती है और आकर के नॉर्थ में मीट करती है। तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है तो बोल हम भले उसको लाइन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन कैसी है, वो लाइन एक कर्व्ड लूप है। तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस लूप होगा। ये पहला प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कभी कोई डिफरेंट स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम स्केच करते हैं उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन है। तो जैसा कि अभी मैंने जो फिगर बनाया था इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ एरोज ड्रॉ किए। ये एरोज जब एक लाइन ड्रॉ हुई और उस लाइन के ऊपर मैंने एक एरो बनाया, एरो जैसे लाइट में मुझे डायरेक्शन शो करता था, यहाँ पे भी वो एरो क्या शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा, उस कर्व्ड पाथ का डायरेक्शन शो करेगा। अब ये जो कर्व्ड पाथ का डायरेक्शन है ये हमेशा फिक्स्ड है। और वो डायरेक्शन क्या है, तो अगर हम मैग्नेट के बाहर बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा फील्ड लाइंस स्टार्ट या ओरिजिनेट किधर से होंगी, नॉर्थ से, और क्लोज लूप फॉर्म करते हुए कहाँ पे एंड अप करेंगे, साउथ पोल में। ये तो हुआ मैग्नेट के बाहर। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट यही लाइन कंटिन्यूअस रहेगी कहाँ, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि एक क्लोज लूप है, अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इसका डायरेक्शन हो सकता है नॉर्थ से साउथ भी, साउथ से नॉर्थ भी, डिपेंडिंग जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट मैग्नेट के बाहर है या मैग्नेट के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ पॉइंट जो कि मैग्नेट के बाहर है, सपोज ये है मैग्नेट और हम एक बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो कि मैग्नेट के अंदर है, इनसाइड द मैग्नेट, तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी देखता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझको
एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। वो कैसे? तो जब भी फील्ड लाइंस आप बने होंगे, सपोज 4 या 5 फील्ड लाइंस बने हैं, वो फील्ड लाइंस एक दूसरे से कितने क्लोज बने हुए हैं, या वो फील्ड लाइंस एक दूसरे से कितने डिस्टेंट अपार्ट हैं। जैसे अगर हम अपने फिगर में देखें तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो फील्ड लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन वही अगर आप इस एरिया में देखोगे तो फील्ड लाइंस काफ़ी कम डिस्टेंसेस पे हैं, काफ़ी क्लोज बाय हैं। अब ये देख करके कि एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी कितना रिलेटिवली वो क्लोज हैं, कितनी डेंस हैं या कितनी नहीं, ये मुझे इस बात का अंदाज़ा दे देगा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक मैग्नेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है? पोल्स पे। और वो अब इस फिगर से भी एविडेंट है, क्योंकि पोल्स के पास ही जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा क्लोज बाय बनेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो फील्ड लाइंस की है, जो फील्ड लाइन देख करके इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, वो ये कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंसेज हैं, कितना नज़दीक है, कितना दूर है, ये देख करके हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे कितनी है। अच्छा, फर्दर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हाँ, एक खास बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत नज़दीक आ सकते हैं, एक दूसरे के टेंजेंशियली पास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। अगर मैं ये कहता हूँ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गए, तो इसका मतलब होगा इस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे, इधर भी और इधर भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो क्योंकि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक डायरेक्शन है, इसीलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भले वो एक दूसरे के कितने क्लोज ना आ जाए, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इंटरसेक्ट ना करने का रीज़न, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ही अगेंस्ट होगा। तो फील्ड लाइंस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या, कि वो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स मतलब उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है एट अ पॉइंट, और अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं तो ये सीधे सीधे इस बात का वायलेशन होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं वो ये, अगर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एक कर्व्ड लूप है, जैसे यहाँ पे ये पूरा एक कर्व्ड लूप था, इसमें इतने पूरे कर्व में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। अब मुझे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, उस कर्व्ड लूप पे उस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट किस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जाती है। तो अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे उसके लिए करना क्या है, मुझे सिंपली उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी इस टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब हम लोग समझ गए मैग्नेट्स क्या थे। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जान गए, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो स्केचिंग लगेगी या जो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बारे में भी जान गए। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्केचेस को देख करके, लाइंस को देख करके हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो सब भी हम लोग जान गए। अब हम लोग आ सकते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, और वो क्या है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। और करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर डिस्कवर कैसे हुए। तो आखिर में कैसे डिस्कवरी हुई कि हाँ करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी कैरी करती है। तो इस पूरी चीज़ की शुरुआत हुई थी एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको एक साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था, जिनका नाम था हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। अब ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट ही वो फर्स्ट स्टेप था जब हम लोग ये समझे कि जो मैग्नेट्स और करंट्स, इन दो को जो हम अलग अलग ब्रांचेस की तरह डील करते थे, वो एक्चुअल में को रिलेटेड हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो सेपरेट ब्रांचेस नहीं, बल्कि आपस में को रिलेटेड है, एक कंबाइंड ब्रांच है। तो समहाउ करंट एंड मैग्नेटिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इस चीज़ का जो सबसे पहला डिस्कवरी था वो क्रेडिट जाता है ओर्स्टेड को और उनके एक्सपेरिमेंट को। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट था ओर्स्टेड का और कैसे हमको पता चले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट
जो हांस क्रिश्चियन ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम पहली बार ये समझे कि करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, उसमें उसने किया क्या था, तो इस फिगर को देखो। ये फिगर एक सिंपल सा सर्किट है और यही सिंपल सा सर्किट ये डिस्कवर करके दे देगा कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। तो इस सर्किट में है क्या, तो ओस्टेड ने सिंपल सा काम क्या किया, उसने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया। तो एक सिंपल सा सर्किट, सपोज उसमें हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा सकते हैं, एक करंट का सोर्स, एक सेल या फिर एक बैटरी, एक स्विच टू टर्न द सर्किट ऑन एंड ऑफ, बस एक सिंपल सा सर्किट। और एक चीज साथ में इसके क्या रखी, जो कि थी मैग्नेटिक कंपास, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ओस्टेड ने किया क्या, अपने सर्किट के पास एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक मैग्नेटिक कंपास वही कर रहा था जो वो हमेशा करता है, ये हमको ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करके दे रहा था। क्यों, क्योंकि ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और जिसकी वजह से नॉर्थ साउथ पोजीशन में पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ओस्टिन ने क्या किया, अपने इस सर्किट के पास इस कंपास को रख करके कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने शुरू किए। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए उसने किया क्या, तो उसने पहले सर्किट को ऑन करके देखा कि जब मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, सॉरी सर्किट को क्लोज करता हूँ, और जब सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करता है, तो क्या मैग्नेटिक कंपास में कुछ चेंज आता है। क्यों मैं मैग्नेटिक कंपास यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखना चाहता हूँ कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या होगी, एक दूसरा मैग्नेट। क्योंकि एक दूसरा मैग्नेट एक किसी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस आते ही तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसने क्या देखने की कोशिश की कि जब वो करंट को फ्लो करवाता है कंडक्टर में, तो जो मैग्नेटिक कंपास उस सर्किट के पास प्लेस्ड है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। अब जब उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, तो अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ जो ओस्टेड को मिले, और उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे जो कंक्लूजन्स ओस्टेड ने ड्रॉ किए वो हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जिसमें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट में किया क्या उसने, तो सेटअप में सिंपली क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब ओस्टेड ने जैसे ही सर्किट को कंप्लीट किया, मतलब जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका हमको एविडेंस मिल जाएगा जब बल्ब ग्लो करेगा। तो जैसे उसने सर्किट को क्लोज किया और जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ, वैसे ही सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो ओस्टेड को मिली वो ये थी कि जैसे ही उसने सर्किट कंप्लीट किया और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रही थी, इसमें डिफ्लेक्शन आया। नाउ सपोज उसमें डिफ्लेक्शन आया क्या, तो जो नीडल ऐसा पॉइंट कर रहा था वो डिफ्लेक्ट होकर के कुछ सपोज इस तरीके से आ गया, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही सर्किट को कंप्लीट किया वैसे ही जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी वो डिफ्लेक्ट की। ओके, फिर उसने क्या किया, वापस से इस सर्किट को ओपन कर दिया, मतलब करंट के फ्लो को रोक दिया, और ऑब्जर्व क्या किया कि जैसे ही उसने सर्किट के करंट के फ्लो को बंद किया, वैसे ही ये जो डिफ्लेक्शन था ये गायब हो गया और नीडल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई जो कि नॉर्थ साउथ था। ठीक है, तो हमको पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जैसे ही हमने सर्किट में करंट को फ्लो करवाया, वैसे ही मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई, और जैसे ही हम लोगों ने करंट को बंद कर दिया, वैसे ही मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन आया था वो डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट उसने क्या ट्राई किया, उसने एक हाइयर पोटेंशियल का बैटरी ट्राई करके देखा। तो सपोज अगर पहले मैं यूज़ कर रहा था एक 9 वोल्ट्स का बैटरी, तो नेक्स्ट मैंने ट्राई किया एक सपोज 15 वोल्ट्स की बैटरी। अब डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं 15 वोल्ट की बैटरी यूज़ करूंगा तो जाहिर सी बात है वो भी करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो कराएगा, मतलब करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। इस केस में ओस्टेड को ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो जब उसने एक हाइयर पोटेंशियल का बैटरी यूज़ किया और वापस से सर्किट को कंप्लीट किया, वापस से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, फिर से उसने देखा कि करंट फ्लो होते ही वापस से डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन मिला था वो पिछली बार से ज़्यादा था। तो कहने का मतलब जब उसने सर्किट में करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके देखा, तो उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ते ही जो डिफ्लेक्शन मिल रहा था उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, तो अब ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है,
और वापस से जैसे ही सर्किट को हमने वापस से ओपन किया, करंट के फ्लो को रोका, ये जितना भी डिफ्लेक्शन आया था ये सब गायब। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला। ओके, नेक्स्ट उसने क्या ट्राई किया, इसी सर्किट में अपने बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करके देखा। तो इन केस अभी हमने जो सर्किट यूज़ किया था, हम लोग सिमिलर सर्किट ही रखते, बस जो अपना बैटरी है उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते। अब पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, और वापस से अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो वापस हम इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास को रख देते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। अब वापस से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया, तो जैसे ही हमने फिर से अपने सर्किट को कंप्लीट किया, वापस से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। लेकिन ऑब्वियसली इस बार क्योंकि मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी थी, तो जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा वो भी बदल जाएगा। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जैसे ही हमने इस बार सर्किट को कंप्लीट किया और करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो हमको फिर से डिफ्लेक्शन मिला, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन जो नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि जब हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया था, अब जो हमको डिफ्लेक्शन मिला वो डिफ्लेक्शन पहले वाले डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के ऑपोजिट था। तो अगर पहले बार जो नीडल था वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया था, तो नेक्स्ट टाइम जब करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तब जो नीडल का डिफ्लेक्शन मुझको मिला वो मुझको मिला टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये चीज़ नोट करने वाली थी क्या, कि जब भी मैं सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा हूँ, हर बार मुझे डिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसका डायरेक्शन भी बदलता है। अच्छा, फिर से हम लोगों ने जब सर्किट को ओपन किया, करंट के फ्लो को रोका, तो वापस देखा डिफ्लेक्शन गायब। और फिर से अगर हम लोगों ने एक हाइयर पोटेंशियल ऑफ बैटरी यूज़ किया होता जो कि स्ट्रॉन्गर करंट सेंड करता, तो फिर से मुझे डिफ्लेक्शन मिलता, उसी डायरेक्शन में मिलता और पहले से ज़्यादा मिलता। ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने किया क्या, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने सिंपल में एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास एक मैग्नेटिक कंपास को रख करके इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के करंट को बारी बारी फ्लो कराया। और जब हम ऐसा कर रहे थे तो हर केस में जो मैग्नेटिक कंपास पे इफेक्ट आ रहा था उसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अब ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के, अगर हम इनको समराइज करें, तो ये फिगर है जो कि हमको शो कर रहा है कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था। तो एक सिंपल सा सर्किट जिसमें कंडक्टिंग वायर्स हैं, एक बैटरी है और एक स्विच है टू टर्न द सर्किट ऑन एंड ऑफ। उसके पास में एक रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास जो कि जब सर्किट ओपन है उस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट करता है। अब ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलते हैं, तो सबसे पहला, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये फिक्स है क्या, कि फर्क नहीं पड़ता कि करंट का डायरेक्शन क्या है, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक डिफ्लेक्शन तो मिल रहा है। तो जब भी एक करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करा रहे थे तब तब हमको मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन मिला। ये पहला ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो डायरेक्शन था डिफ्लेक्शन का इन द नीडल, वो रिवर्स हो जा रहा था ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहला ऑब्जर्वेशन था करंट पास करने पे डिफ्लेक्शन मिलता है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो रिवर्स या ऑपोजिट हो जाता है जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स या ऑपोजिट कर देते हैं। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन जो कि भी नीडल में आ रहा था टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट ईदर साइड, वो इंक्रीज हो जाता है कब, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो सर्किट में जितना ज़्यादा या कंडक्टर में जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा होगा वो मैग्नेटिक कंपास को उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। और लास्ट ऑब्जर्वेशन, कि जब हम सर्किट को ओपन रख रहे थे, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे थे, तब हमको मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। तो ये वो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में ओस्टेड्स को मिले। अब ओस्टेड ने इन सब ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और उन कंक्लूजन्स के बिहाफ पे हम काफ़ी चीज़ें आगे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन्स थे। तो अगर हम लोग कंक्लूजन्स की बात करें, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो सारे ऑब्जर्वेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि करंट कैरिंग वायर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास। और ये हम कंक्लूजन क्यों ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास तब तब डिफ्लेक्ट कर रहा है जब एक करंट कैरिंग वायर में हम करंट पास करा रहे थे, या जब भी एक वायर में करंट पास कर रही है। इसका मतलब, और हमें ये ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक कंपास में तो एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड है,
और मैग्नेटिक नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करती है जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ऑब्वियसली जब सर्किट ऑफ ओपन था, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तो वो सिर्फ नॉर्थ साउथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट कंप्लीट किया और सर्किट में करंट फ्लो हुआ, वैसे ही मुझको एक डिफ्लेक्शन मिलता है, और डिफ्लेक्शन मुझे ये शो करता है कि आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्योंकि आसपास मैंने करंट के अलावा कोई दूसरा चेंज तो किया नहीं, तो मतलब करंट ही रिस्पॉन्सिबल था उस डिफ्लेक्शन को लाने के लिए। और एक मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करना पड़ेगा करंट को, तो वो है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है, तो ये मुझको पहला कंक्लूजन ड्रॉ करके देता है कि एक करंट कैरिंग वायर हमेशा अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वही मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम लोगों ने मैग्नेट्स के रिस्पेक्ट में भी बात किया था। ठीक, नेक्स्ट कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया, क्योंकि मैग्नेटिक कंपस या मैग्नेट्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं या मूव करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। और अगर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होता है, तो मतलब जो फोर्स लग रहा था कंपस पे उसका डायरेक्शन बदल गया, और मैग्नेटिक फोर्स बदलने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलना ज़रूरी है। तो सेकंड कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक कंपस में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ये डिफ्लेक्शन ला रही थी उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ इसीलिए वो दूसरी तरफ उस पर फोर्स लगा पाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नीडल ऑपोजिट साइड डिफ्लेक्ट किया। तो सेकंड कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया वो ये कि जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी वायर प्रोड्यूस करेगा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकंड कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट के डायरेक्शन पे। क्योंकि जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं या करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि जब हम लोगों ने करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया था तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी बढ़ गया था, मतलब ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। ये मुझको एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन ये देगा कि अगर एक स्ट्रॉन्गर फोर्स लगा मैग्नेट पे, मैग्नेटिक नीडल पे, तो जाहिर सी बात है जो फील्ड थी वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मतलब जब करंट कम था और जब करंट ज़्यादा था, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट का वैल्यू ज़्यादा था तब उसका स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग था या उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा था। तो थर्ड कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कि जो भी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो वायर के अराउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड किस बात पे करेगी कि जो वायर या कंडक्टर है वो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरी कर रहा है। तो ये हमारे सारे कंक्लूजन्स हैं जो हम ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्विकली अगर समराइज करें तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा क्या, कि जब जब हम वायर में करंट पास कर रहे थे तब तब मुझे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन मिल रहा था। करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, और करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने पे जो डिफ्लेक्शन था उसका अमाउंट भी बढ़ रहा था। और इन सब के बेस पे जो मैंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए वो ये कि करंट कैरिंग वायर हमेशा अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे, और उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी करंट के मैग्नीट्यूड पे। और अब हम लोग ये समझ गए क्या, और ये हमारे लिए अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है कि पहले हम लोग को अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या हमको मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या था, एक मैग्नेट को यूज़ करना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेट्स। लेकिन अब जब हमने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखा, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमको अब मैग्नेट की ज़रूरत नहीं, वो काम अब हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। तो पहले जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि डिजायर्ड शेप और साइज़ के मैग्नेट्स नहीं होते, उनको बनाना पड़ रहा था अपनी अपनी डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए, अब वो काम हम लोग मैग्नेट्स को डिज़ाइन करने के बजाय सिर्फ करंट के डायरेक्शन को मैनिपुलेट करके, मे बी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड तो करता है, तो अगर हम लोग डीपली समझ जाएं कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे विदाउट मैग्नेट्स यूजिंग करंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब जब हमको ये पता चल गया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड को स्केच करने के लिए जो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहे मैग्नेट बनाए चाहे एक करंट कैरिंग वायर बनाए, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर वो सारे प्रॉपर्टीज
एप्लीकेबल होंगे जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़े हैं। तो यानी कि अगर हम एक मैग्नेट के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस बना सकते थे, तो यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसके लिए भी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। और वो सारी प्रॉपर्टीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाएंगे यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी अगर वायर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो भी क्लोज लूप्स में ही बनाएगा। वो भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड, इनसाइड, वो डिपेंड करेगा जब हम बात करेंगे। उसके भी दो पोल्स होंगे, मतलब जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके भी दो पोल्स होंगे नॉर्थ साउथ। और उसमें भी फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनके बीच की डिस्टेंस मुझे उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा देगा। तो सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगे। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक करंट कैरिंग वायर किस पैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे यूज़ करना है एक करंट कैरिंग वायर को अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है कि अगर एक स्ट्रेट वायर की बात करें सबसे पहले, तो वायर को तो हम किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एक स्ट्रेट वायर की बात करूं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो अपने आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब हम लोग इसके लिए सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट का सेटअप ये है। तो इमेज बहुत क्लियर नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। तो हमको जब ये पता करना था कि किस पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कंडक्टर के अक्रॉस, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, तो हम लोग ने किया क्या, एक स्ट्रेट वायर लिया और उसको हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड या पीस ऑफ पेपर के सेंटर से पास किया और इस वायर के सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया ताकि हम इसमें करंट सेंड कर पाएं और एक स्विच। तो बेसिकली है क्या, ये एक 3D सेटअप है। तो मैंने एक 3D कार्डबोर्ड, सॉरी एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस कार्डबोर्ड के सेंटर पे एक होल करके एक स्ट्रेट वायर को इसके थ्रू पास कर दिया और इस वायर को मैंने फर्दर एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर लिया ताकि मैं इस वायर में करंट सेंड कर पाऊँ। अब मेरा जो स्ट्रेट वायर है उसके आसपास मैंने एक कार्डबोर्ड को ले लिया है और इस कार्डबोर्ड पे मैं थोड़े से आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दूंगा ताकि जब मैं इसमें करंट पास करूं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो आयरन फिलिंग्स जब अपने आप को किसी पैटर्न में अरेंज करेंगे तो वो मुझे आइडिया देगा कि जो फील्ड लाइन्स हैं वो आखिर किस पैटर्न में है। तो जब हम लोग ये काम करते हैं कि इसके अराउंड या इसके ऊपर थोड़े से आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करने के बाद सर्किट को कंप्लीट करते हैं और अलाउ करते हैं कि इस वायर में करंट पास हो। और जब हम इस कार्डबोर्ड को जेंटली टैप करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अपना फोर्सेस एक्सर्ट करती है आयरन फिलिंग्स पे और वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि ये जो जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो अपने आप को कुछ ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स में अरेंज कर लेते हैं अराउंड द वायर। अच्छा, बहुत क्लियर डायग्राम तो हम एक छोटे से कंपास को लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोटे से कंपास को लेकर के हम लोग बारी बारी डिफरेंट पॉइंट्स पे रखें और जहाँ पे वो नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट कर रहे हैं उनको प्लॉट करते जाएं और बाद में उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें। अच्छा, अल्टीमेटली जब हम ये फिगर आउट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता क्या है कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो अगर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट पास हो रही है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, ये अपने आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उसका पैटर्न कैसा होगा, उसका पैटर्न सर्कुलर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो सर्कल्स बनेंगे अराउंड दी स्ट्रेट वायर। सो वायर एज सेंटर सर्कल्स प्रोड्यूस करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका एक कॉमन सेंटर होगा और वो सेंटर होगा वायर। तो जब भी एक स्ट्रेट वायर में करंट पास होता है तो जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है वो क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, जिसमें वायर होता है एज सेंटर। अब पैटर्न तो मिल गया। अब जब मैं इस वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ, सपोज पहले करंट अगर नीचे फ्लो कर रहा था, अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो करे, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाना चाहिए। तो जब हम लोग यही एक्सपेरिमेंट को करते हैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके, तो हमको इस बार भी जो पैटर्न मिलता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही मिलता है। अब क्या डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हाँ डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर एक केस में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे थे उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पे जो डायरेक्शन हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो मे बी एक स्ट्रेट वायर हर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अराउंड वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है,
लेकिन उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का डायरेक्शन जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और सर्कल्स के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ये कैसे फिगर आउट करेंगे? सपोज मेरे सामने एक वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस समय मुझे ये तो फिक्स है कि ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बना रहा है। लेकिन इन सर्कल्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसको फिगर करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, ये जो पहला रूल मिलेगा, ऐसे हमको एक और रूल भी मिलेगा आगे। तो ये जो पहला रूल मिल रहा है राइट हैंड थंब रूल, ये रूल बी वेरी स्पेसिफिक, हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? इसका यूज है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना या कैलकुलेट करना या डिटरमिन करना। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो बाय माय नॉलेज हमको ये पता है कि इसके अराउंड जो पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का डायरेक्शन जब मुझे डिटरमिन करना होगा तो वो मैं करूंगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे उसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे, पर हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लिए। पहला, जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड अ स्ट्रेट वायर वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एज सेंटर। तो वायर एज सेंटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, जो डायरेक्शन होगा इन सर्कल्स का वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो स्ट्रेट वायर है उसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे ये चेंज आएगा कि जो सर्कल्स थे उनका डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और इसको प्रिडिक्ट करने के लिए या डिटर्मिन करने के लिए कि जो पैटर्न है जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसका डायरेक्शन क्या है, हम लोग एक रूल यूज कर लेंगे जिस रूल का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की अगर बात करें तो ओके, राइट हैंड थंब रूल ऑब्वियसली राइट हैंड से ही यूज करना है। और यूज कैसे करना है? तो मेरे सामने कोई भी स्ट्रेट वायर हो, अब वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, डजेंट मैटर। पॉइंट इज मेरे सामने कोई भी जो स्ट्रेट वायर है, सपोज ये, मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए करना क्या है? अपने राइट हैंड में, एक्चुअली नहीं, सपोजिटली इस वायर को होल्ड करना है। तो इस तरीके से अपने हाथ को पोजीशन करना है कि मैं उस वायर को ग्रैब कर रहा हूँ। तो अगर मेरा वायर ऐसे था, मैं कुछ ऐसे अपने हाथ को प्लेस करूँगा। मेरा वायर ऐसे होता तो मैं ऐसे प्लेस करता, ऐसे होता तो ऐसे प्लेस करता। तो मुझे अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है सपोजिटली कि मैं अपने वायर को ग्रैब कर रहा हूँ। अब जब मैं ये पोजीशन मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि ऐसा करते समय जो मेरा थंब है राइट हैंड का वो पॉइंट कर रहा हो उस वायर में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को। तो मतलब अगर ये वायर था, इसमें इधर करंट जा रहा होगा इस डायरेक्शन में या फिर आ रहा होगा ऑपोजिट ऐसा। तो इन केस अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो जब मैं इसको सपोजिटली राइट हैंड में पकड़ूंगा तो मेरा थंब ऐसे ही पॉइंट करेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन ये। लेकिन इन केस इस वायर में करंट का डायरेक्शन होता यहाँ से यहाँ, तो मैं वापस अपने राइट हैंड में ही सपोजिटली वायर को होल्ड करता लेकिन अपने हाथ की पोजीशंस को ऐसे रखता। और इस पोजीशन में है क्या, तो जो मेरा थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ध्यान रखनी है वाइल यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। करना क्या है, तो जो भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसको सपोजिटली अपने राइट हैंड में होल्ड करना है इन सच अ वे कि तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा हो करंट की डायरेक्शन में। इतना करने के बाद, तो सपोज ये वायर था, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था, मैंने अपने हाथ को इस तरीके से होल्ड कर लिया। अब मुझे देखना ये है कि अपने हैंड को इन अकॉर्डेंस में एडजस्ट करने के बाद जो मेरे राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, किस डायरेक्शन में कर्ल करती हैं। और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो अगर इस वायर में करंट इधर से इधर जा रहा था और मैं अपने हाथ को ऐसे पोजीशन करता हूँ तो मुझे जो फिंगर्स का डायरेक्शन मिलता है वो मिलता है ऐसा। तो यानी कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का है। लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन होता इधर से इधर और मैं अपने हाथ को ऐसे होल्ड करके रखा होता, इस बार जो मेरे फिंगर्स का रोटेशन डायरेक्शन होता वो होता ये, यानी कि जो पैटर्न होता वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। तो ऑब्वियसली ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी डील कर लेंगे, बात कर लेंगे, पर यूज क्या करना है और रिजल्ट कैसे ऑब्टेन करना है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए करना क्या है,
जो भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसको सपोजिटली अपने राइट हैंड में होल्ड करना है सच अ वे दैट योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारे राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करते हैं या रोटेट करते हैं वो तुमको दे देगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, राइट? ओके, तो ये था राइट हैंड थंब रूल। किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज टू डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बारे में हमको पता चल गया कैसा पैटर्न है, अब हम लोगों ने उसी वायर को वेरियस शेप्स में बेंड करके देखा कि जब मैं मैग्नेट्स को डिफरेंट शेप्स का बनाता हूँ, हॉर्स शू मैग्नेट या बार मैग्नेट या सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, तो जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो ऑफर करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो अगर मैं एक वायर को भी डिफरेंट शेप्स में ले लूँ, यानी डिफरेंट शेप्स में बेंड कर लूँ, तो क्या वो भी पैटर्न चेंज होगा? और अगर चेंज होगा तो वो पैटर्न कैसा होगा, और क्या वो पैटर्न हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं? तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग ये समझ गए कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टार्ट विद एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करता है हम लोगों ने देख लिया। उसके डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए एक रूल भी मिल गया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? अब हम इस वायर को थोड़े वेरियस शेप्स में बेंड करके देखेंगे और ये देखेंगे कि जो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिल रहा था वो सेम है या फिर डिफरेंट। ओके, तो सबसे पहला चेंज जो हम करते हैं वो करते हैं क्या? तो जो मेरे पास स्ट्रेट वायर था उस स्ट्रेट वायर को हम सिंपल बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, उसी वायर को हमने एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड कर लिया। और जब हम इस वायर को, सपोज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके, तो ये एक सर्कुलर लूप है किसी कंडक्टिंग वायर का जिसमें इधर से करंट इज एंटरिंग एंड इधर से करंट इज लीविंग। तो कुछ ये डायरेक्शन है करंट का थ्रू दिस कॉइल या थ्रू दिस सर्कुलर लूप। अब जब मैं एक वायर को एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड कर लेता हूँ और तब उसमें से करंट पास करता हूँ और फिर मैं ये पैटर्न स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो हमको सिंपल से ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं। अब पहली चीज, तो अगर मैं वायर्स के पास बात करूं, नियर द वायर, नियर द एजेस ऑफ द वायर, वायर के एजेस के पास, तो पैटर्न बिल्कुल वैसा है जैसा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का है। तो पूरे सर्कुलर लूप में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो कोई भी ये सर्कुलर लूप होता है इसमें मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, हर जगह नियर द एज जो पैटर्न है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ही है हर जगह। लेकिन जैसे जैसे हम एजेस से दूर होकर के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, तो नियर दी एजेस तो पैटर्न ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिक है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं ये जो सर्कल्स हैं ये ब्रॉड होने लगते हैं। और ब्रॉड होते होते जब हम सेंटर तक पहुंचते हैं तो ये लाइंस हमको एकदम स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं। और क्योंकि फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तक तो हमको कर्व लूप्स मिल रहे थे, अब हमको एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट, फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट है। और स्ट्रेट फील्ड लाइन देख करके हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। तो क्यों, जब तक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कर्व होगा मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। लेकिन अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट मिल रही है तो उसका मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम, जिसको मैं बोल सकता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मिले सर्कुलर लूप को लेकर के। क्या क्या? पहला तो अगर मैं वायर को सर्कुलर लूप में बेंड भी कर लूँ तो एजेस के पास जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है। लेकिन जैसे जैसे वायर से दूर होकर के हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं ये सर्कल्स ब्रॉड होने लगते हैं, और ब्रॉड होते होते जैसे जैसे सेंटर हम पहुंचते हैं फील्ड लाइन ऑलमोस्ट हमको या एग्जैक्टली स्ट्रेट मिलते हैं। और स्ट्रेट फील्ड लाइन हमको क्या डिनोट करके देता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे कुछ ऑलमोस्ट कंक्लूजन थे कि अगर मैं एक वायर को एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड करता हूँ तो जो उस सर्कुलर लूप का सेंटर होगा वो एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा लोकेशन होगा जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्पेशल, कैसी, यूनिफॉर्म होगी। तो अगर मुझे अब कभी भी अपने किसी डिवाइस के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं एक सर्कुलर लूप बना लूँ और उस सर्कुलर लूप के केवल सेंटर की बात करूँ तो सेंटर वो लोकेशन होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंटर है एक सर्कुलर लूप का बहुत छोटी सी जगह है, तो एक बहुत ही छोटी सी जगह में मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला, लेकिन मिला तो सही। इसी को मैं रेप्लिकेट करके अपनी जगह को बढ़ा भी लूँगा,
लेकिन पॉइंट इज अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी मुझको मिलती है। कहाँ मिलती है? तो एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बाकी जगह यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि बाकी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही होगी वो कैसी है? कर्व्ड। और कर्व्ड लाइन का मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे रिगार्डिंग अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। पहला, नियर दी एजेस जो पैटर्न है वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे सर्कुलर लूप्स ब्रॉड होते रहते हैं। सेंटर तक आते आते हमको स्ट्रेट पैरेलल लाइंस मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट क्या करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक सर्कुलर लूप में थोड़ी जगह मुझे कम मिल रही, तो व्हाट इफ मैं बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बना लूँ? तो एक सर्कुलर सा फ्रेम लेकर के मैं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अगर बना उस पे बाउंड कर लूँ, तो मुझे बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे सारे के सारे सेट या सर्कुलर लूप्स के सेंटर हैं, और हम ऐसा करते भी हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक सोलनॉइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सोलनॉइड। तो एक सोलनॉइड क्या है? तो हमको एक सर्कुलर लूप के बारे में पता चल गया। हमने क्या किया? एक सर्कुलर लूप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। तो हमने किया क्या? एक कंडक्टिंग वायर लिया, एक कंडक्टिंग वायर जैसे कॉपर ले लिया, और उसका एक हेलिकल लूप बनाया, हेलिकल लूप जैसे ये स्ट्रक्चर। अब जब मुझे ये स्ट्रक्चर मिला और जब मैं इस दो वायर के एंड्स को किसी सेल या बैटरी के सोर्स से कनेक्ट करके करंट इसमें फ्लो कराऊंगा, तब ये वायर एज जैसा हमने अभी तक देखा अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब हम इसके ओवरऑल एक सिंगल सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देख लिया, जब हम इन सारे सर्कुलर लूप्स के कॉम्बिनेशन का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो हम देखते क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिमिलर है किसके? जैसा हम एक बार मैग्नेट का देखते हैं। तो जैसे एक बार मैग्नेट में हम देखते थे कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है। तो एग्जैक्टली सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है किसमें? एक सोलनॉइड में। तो अब हमको एक बार मैग्नेट का काम करने के लिए एक बार मैग्नेट की ज़रूरत नहीं। अब हम अप्रोप्रिएट लेंथ का या अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टर्न्स का या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट यूज़ करके एक सर्कुलर लूप यूज़ कर सकते हैं, एक हेलिकल लूप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एग्जैक्टली सेम काम करेगा जो कि एक बार मैग्नेट करता। तो एक सोलनॉइड होता क्या है? तो एक सोलनॉइड सिंपली एक कॉइल है जिसको हमने एक वायर से बनाया, एक कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया। किस शेप में बनाया? तो हमने उसको हेलिकल लूप या एक हेलिक्स की शेप में बनाया। तो एक अगर मैं एक सर्कुलर बेस ले लूँ एक कार्डबोर्ड को और उसके ऊपर एक कॉपर वायर को सर्कुलर टर्न्स बनाना शुरू कर दूँ और बाद में उस कार्डबोर्ड पीस को बाहर निकाल दूँ, तो जो शेप मेरे पास आए वो एक हेलिक्स है। और इसी तरीके का जब मैंने ये कॉइल बनाया और जब मैं इस दो एंड्स को, जो भी मेरे वायर के होंगे, जब मैं इससे करंट पास करूँगा तो ये मेरे लिए पूरा अरेंजमेंट किस चीज़ का काम करेगा? एक सोलनॉइड का। स्पेशल थिंग अबाउट सोलनॉइड जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि सोलनॉइड एक्ट्स एज अ मैग्नेट। पहली बात तो जब मैंने कॉइल बना दिया तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि एक सोलनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिल्कुल है, लेकिन एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट नहीं है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा इससे मतलब क्या है कि बिल्कुल ये एकदम वैसी मैग्नेटिक फील्ड मुझको दे रहा है जैसा एक बार मैग्नेट देता, लेकिन इसमें कुछ मेरे पास एडवांटेजेस हैं या इसकी कुछ खासियत है। जैसे मेरा जो भी बार मैग्नेट में यूज़ करता है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता। परमानेंट मैग्नेट का मतलब वो हमेशा अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता, हमेशा अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता, और उसका कोई ऑन या ऑफ बटन नहीं होता। लेकिन ये सोलनॉइड मेरे लिए एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा, जो कि सिर्फ तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक मैं उससे करंट पास करूं। तो मतलब जब तक मुझे ज़रूरत है तब तक ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और जब मुझे ज़रूरत नहीं है तब ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कर लेगा या बंद कर देगा। तो ये एक खास बात है। प्लस एक बार मैग्नेट जिसको हम जानते हैं उसका एक फिक्स्ड नॉर्थ और साउथ होता है, मतलब उसका एक नॉर्थ पोल है और उसका एक साउथ पोल है। अगर हम उसको ब्रेक करें तो हम नए पोल्स जनरेट कर देंगे, लेकिन एक एग्जिस्टिंग नॉर्थ को साउथ या एक एग्जिस्टिंग साउथ को नॉर्थ नहीं बना सकते। लेकिन इसमें ये काम मैं कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं अपने सोलनॉइड में या जो भी ये हेलिकल लूप मैंने बनाया इसमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूँ, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके मैं इसके नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी को भी बदल सकता हूँ। तो मतलब अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मैग्नेट पलटने की ज़रूरत नहीं या कंडक्टिंग लूप को टर्न करने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे करंट का डायरेक्शन चेंज करना है।
और करंट का डायरेक्शन चेंज करते ही मेरा सोलनॉइड बिल्कुल वैसे ही बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन विद ऑपोजिट पोलैरिटी। तो ये कुछ स्पेशलिटी है जो कि सोलनॉइड हमको देता है, जिसके लिए हम प्रेफर करते हैं यूजिंग अ सोलनॉइड ओवर अ बार मैग्नेट। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट विद करंट फोर्स थ्रू इट, और एक टर्न ऑन और ऑफ करने का सिस्टम है हमारे पास इसके केस में। लास्ट, और जो भी हम लोगों ने बात किया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऑब्जर्व किया वो बहुत सिमिलर है, और यह बिल्कुल सिमिलर है किसके, जो कि एक परमानेंट बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड, ये सब सेम है। और ये सब हम बार मैग्नेट के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मैं बार मैग्नेट के अंदर कभी कोई मटेरियल प्लेस नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे ये जो मेरा सिस्टम है सोलनॉइड, जो कि मुझे एक बार मैग्नेट का बिहेवियर दे रहा है, इसके इंटीरियर में जो स्पेस है जिसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो एकदम स्ट्रेट एक दूसरे के पास कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, और एक दूसरे से काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे भी हैं। और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखता हूँ तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इसको देख करके मैं क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और पैरेलल है। स्ट्रेट का मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और अगर सारे लाइंस पैरेलल है मतलब ये पूरी स्पेस जो अंदर है उस पूरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, एकदम एक जैसी है। तो मेरे पास एक अच्छी खासी जगह स्पेस, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा लेंथ में लूप क्या का वाइंड कर लेता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा अब एक बड़ा सा स्पेस है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी इवेंट को या किसी भी पर्पस के लिए। तो कहने का मतलब मेरे पास अब एक प्रॉपर सी स्पेस है, जगह है जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसको मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट जो हमने की वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, और क्लोजनेस हमको ये बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू जो लाइन्स हैं आउटसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट लाइन्स काफ़ी डिस्टेंट अपार्ट है, लेकिन जो इनसाइड द कॉइल जो जगह है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काफ़ी नज़दीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है एक सोलनॉइड के बारे में, क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इनसाइड द सोलनॉइड वो स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और काफ़ी क्लोज हैं, जो कि हमको देता है क्या कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे इनसाइड द सोलनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। ठीक है, ओके। तो अब इसका फ़ायदा मैं ये उठा सकता हूँ कि अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को ले लूँ, जैसे आयरन या सॉफ्ट आयरन या कोबाल्ट, तो अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैं लूँ, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं इस जगह पे, इस स्पेस में रख दूँ जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसा करने पे होगा क्या? तो अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन को या किसी आयरन को इस स्पेस में रख दूँ इनसाइड दिस सोलनॉइड, तो होगा क्या? वो मैग्नेटिक पीस या मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा, वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। और ऐसे चीज़ों को जो कि टेम्प्रेरी मैग्नेटिज्म शो करें, जब हम करंट उससे पास करें, उनको हम बोलते क्या हैं? तो उनके लिए हमारे पास नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर कभी कोई ये पूछता है कि अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को इस सोलनॉइड के अंदर प्लेस कर दूं जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो होगा क्या? तो सिंपल सा क्या होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसके सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। और ये जो डिवाइस ऐसे बनेंगे जो कि टेम्प्रेरी मैग्नेटिज्म शो करेंगे, इनको हम बोलेंगे क्या? तो इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ है सोलनॉइड का। अच्छा, अगर सोलनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सोलनॉइड के दो पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ, तो हमको ये स्किल होना चाहिए कि हम एक सोलनॉइड को देख करके और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को देख करके ये जज कर पाएँ, क्योंकि हर समय हमारे पास कंपास अवेलेबल नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड तो है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जो मेरा सोलनॉइड है उसका कौन सा एंड नॉर्थ और कौन सा एंड साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए भी एक रूल है। और उस रूल को हम बोलते क्या है? उस रूल को हम बोलते हैं क्लॉक रूल, या मे भी हम लोग कुछ और भी नाम दे दें, पर रूल तो सेम है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग्स जो भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलनॉइड। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमारा कोई सोलनॉइड होगा, उस सोलनॉइड के दो एंड्स होंगे, हमें क्या करना है,
उस सोलनॉइड को किसी भी एक एंड से ऑब्जर्व करना है। तो अगर मेरे पास एक सोलनॉइड है, उसका एंड है ए और बी, मुझे अगर फिगर आउट करना है कि इसका कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा साउथ, मुझे क्या करना है, इसको किसी भी एक एंड से ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व मुझे क्या करना है, तो जब मैं उसको किसी एक एंड से देखूंगा तो मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन मुझे दिख रहा है ऑन ऑब्जर्विंग दिस एंड, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर इस सोलनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो अब मुझे किस एंड से देखने पे करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, मुझे ये ऑब्जर्व करना है। और क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग सिंपल सा है क्या, अगर मुझे एक एंड से, एंड ऑफ अ सोलनॉइड से करंट का डायरेक्शन दिखता है क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके का, तो वो एंड किस तरीके का बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और ऑब्वियसली एक एंड हमने फिगर आउट कर लिया तो ऑपोजिट एंड तो हमें पता है ये नॉर्थ होगा। तो अगर मुझे इस एंड से करंट का डायरेक्शन दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो मुझे दूसरे एंड से दिखेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और जिस एंड से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो एंड कौन सा बिहेव होगा, वो एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ। और इसीलिए अगर मैं करंट का डायरेक्शन बदल दूं, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और अब जिस एंड पे पहले मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा था, अब मुझे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वो बिहेव करना कैसे शुरू कर देगा, एज अ नॉर्थ पोल ऑफ दिस सोलनॉइड, जो कि एक बार मैग्नेट को रिजेंबल कर रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा रूल है, क्लॉक रूल। किस पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तो अगर एक सोलनॉइड जो कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर उसके हमको पोल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ, तो हम सिंपल सा क्लॉक रूल यूज़ कर सकते हैं। और रूल में करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि सोलनॉइड के किसी भी एंड पर करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। अच्छा, ये तो हो गई हमारा सोलनॉइड की बात। और हमने ये अभी तक क्या देख लिया कि जब भी एक करंट क्या, या कभी भी एक कंडक्टर में अगर हम करंट पास कराएंगे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डिपेंडिंग ऑन उस कंडक्टिंग वायर का या उस कंडक्टर का क्या शेप है, या किस शेप में उसको हमने बेंट करके रखा है, उससे उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में चेंज आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा बनाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमको ऑब्जर्व करनी है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे अगर मैं एक मैग्नेट को एक दूसरे मैग्नेट के पास रखता हूँ, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन का। और उसका रीज़न हमें पता है क्या, कि जो दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट्स हैं वो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और अगर उनको हम इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले करके आ जाएं कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करें, तो वो एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर ये चीज़ दो मैग्नेट्स के साथ हो सकती है, तो ये चीज़ कोई भी दो ऐसी चीज़ों के साथ हो सकती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हों। तो अगर कोई भी दो ऐसी चीज़ें जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हों, उनको अगर मैं आसपास लेके आऊँगा, तो वो एज नॉर्मल एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सर्ट करने चाहिए, और एग्जैक्टली वही होता भी है। तो बात क्या होती है, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज एक मैग्नेट के पास मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूँ, और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्योंकि वो एक परमानेंट मैग्नेट है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनाएगा, मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर को ला के रख दूँ और उस वायर में फिर करंट पास कराऊँ, तो होगा क्या, जैसा हम जानते हैं कि जैसे ही उस वायर में मैं करंट पास कराऊंगा, वो वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जैसे ही वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरैक्ट करेगी। और अगर ऐसा होगा तो कंडक्टर पे एक फोर्स लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। अब ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में ट्रू है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम प्लेस कर दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्सेस लगाएंगे, या कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। और ये चीज़ सिर्फ एक मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर के साथ नहीं है। अगर आप अब सोच करके देखो, तो अगर मैं दो वायर्स को आसपास रख करके उनमें स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराऊँ, तो जाहिर सी बात है दोनों वायर्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और अगर दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हुई कि आपस में इंटरैक्ट कर पाएं, तो वो दोनों वायर्स भी एक दूसरे पे फोर्स लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मैग्नेट की ज़रूरत नहीं, वो काम तो अब एक करंट कैरिंग वायर भी हमको करके दे सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, अब भले वो किसी दूसरे मैग्नेट की हो या किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर की वजह से हो,
लेकिन कभी भी अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जो कि हमारा मेन कंक्लूजन होना चाहिए इस टॉपिक में। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर वेन एवर यू प्लेस इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किस तरफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है, तो हम एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, वो ये कि ऑब्वियसली जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं उस वायर में कुछ करंट पास कराऊंगा तो उस करंट की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। और ऑब्वियसली बात है एंड में जो फोर्स लगेगा वायर पे, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। हम एक चीज़ ऑब्जर्व जो करते हैं वो ये कि जो भी वायर पे फोर्स लगता है या जिस भी डायरेक्शन में वायर पे फोर्स लगता है वो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन जो कि वायर में है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारी स्पेशल ऑब्जर्वेशन है क्या, कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके किसके, तो वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है इन द कंडक्टर और जो भी डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड का जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट कैरिंग वायर प्लेस था। अब अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि क्या डायरेक्शन है किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसका, तो हमारे पास उसका एक सिंपल सा रूल है। उस रूल को हम नाम क्या देते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये एक नया रूल अब तुमको मिलेगा क्या, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। और सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमको रूल्स तो काफ़ी मिल चुके हैं, काफ़ी क्या हमने शायद 2 रूल्स तो डिस्कस किए ही हैं। पहला राइट हैंड थंब रूल, वो किस पर्पस के लिए था, तो वो फिगर आउट करने के लिए था कि क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कोई भी करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट हमको एक क्लॉक रूल मिला जो कि ये डिटरमिन करने में हेल्प करता था कि एक सोलेनॉइड का कौन सा एंड नॉर्थ और कौन सा साउथ बिहेव करेगा। अब हमको एक रूल मिल रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैं किस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा, तो ये मेरे लिए एक सिंपल सा पर्पस सर्व करेगा क्या, कि एक करंट कैरिंग वायर को जब मैंने फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मेरे पास जो सिंपल ऑब्जेक्टिव वो क्या है, जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का ऑन अ करंट कैरिंग वायर उसको डिटरमिन करना। ठीक है, तो क्या है ये रूल देख लेते हैं। तो नाम तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, पर्पस हमने क्लियर कर लिया कि पर्पस क्या है, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब रूल क्या है और कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड रूल है तो उसको लेफ्ट हैंड से ही यूज़ करना है। बाय मिस्टेक या जल्दीबाजी में लेफ्ट की जगह राइट अवॉइड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना है अपना। अब यूज़ करने से पहले तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, अपनी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। और इस अरेंजमेंट में स्पेशल चीज़ क्या है, तो इस अरेंजमेंट में ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को बात करो तो अगर थंब है तो थंब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों के परपेंडिकुलर, और सेम गोज फॉर ऑल दी अदर्स। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने तीनों फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को पोजीशन करना है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जब मैं अपने हाथ को अपने पोजीशंस में सेट करूँगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फोर्स, ध्यान ये रखना है कि एट नो कंडीशन हमको अपने फिंगर्स की पोजीशन स्विच करनी है। तो फिंगर्स की पोजीशन ऐसा ही रहेगा, बाकी अपने फिंगर्स को जो भी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है उसमें अलाइन करने के लिए आपने रिस्ट को मूव कर सकते हो, आप खुद को मूव कर सकते हो, बट अवॉइड करना है कि अपनी फिंगर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। अब यूज़ कैसे करना है, तो जब मैं अपने फिंगर्स को इस तरीके से कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के स्ट्रेच कर लेता हूँ, अब मुझे अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है कि जो मेरा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे एट दैट पॉइंट। जो मेरा मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे जो कि करंट में फ्लो कर रहा है। और अगर मैं अपने 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को, इन 2 फिंगर्स को अकॉर्डिंग पोजीशंस में सेट कर लूँ, किन पोजीशंस में, तो अपने हाथ को कुछ इस पोजीशन में सेट कर लूँ कि मेरा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मेरा मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हो। इन दोनों को अरेंज करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में मेरा थंब मुझे पॉइंट करके दे रहा होगा वो डायरेक्शन होगा उस फोर्स का जो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा। तो अगर मैं एक बार फिर से समराइज करूं तो रूल क्या है और कैसे यूज़ करना है, तो रूल में सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड के थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है।
उसके बाद अपने 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, अपने रिस्ट को कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है कि आपके 4 फिंगर और मिडिल फिंगर रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। और ऐसा करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा थंब तुमको पॉइंट करके देगा वो डायरेक्शन होगा किसका, उस फोर्स का जो कि उस करंट कैरिंग वायर पे लगेगा। ये हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो इस पर बेस क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, क्या, जो डोमेस्टिक सप्लाई हमको मिलता है घर में। तो अभी अगर मैं किसी स्टूडियो में ये शूट कर रहा हूँ तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस मुझे मिल रहे हैं, चाहे वो घर पे हो या किसी भी जगह पे हो, वो हमको कुछ सेट ऑफ स्टेप्स में हमारे घर तक आता है और हमको कुछ उसके बेसिक्स को समझना है। और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे। और डोमेस्टिक से हमारा सिंपल सा मतलब है घर से रिलेटेड। तो यूजुअली रेसिडेंशियल पर्पस और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस तरीके के होते हैं या कॉमन किस तरीके से हम लोग यूजुअली बनाते हैं, वो एक सिंपल सा स्केच है यहाँ। अच्छा, तो अगर हम इस फिगर को समझ गए तो यानी कि हम काफ़ी कुछ या मैक्सिमम चीज़ें समझ जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन चीज़ों की, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ये 3 वर्ड्स। तो जो भी हमारे घर में मेन सप्लाई आता है, उस मेन सप्लाई में हमारे पास 3 वायर्स आते हैं। तो हमको जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोल हो या इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू जो वायर्स आ रहे हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल्स आ रहे हैं, उनके थ्रू हम जो सप्लाई रिसीव करते हैं वो हमको 3 वायर्स के थ्रू मिलती है। जिन 3 वायर्स के अपने नाम है क्या, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। पहले तो ये चीज़, तो हमको जो डोमेस्टिक सप्लाई मिल रहा है उसमें हमको कितने वायर्स मिल रहे हैं, हमको 3 वायर्स मिल रहे हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब इन तीनों में से लाइव वायर वो वायर है जो कि एक्चुअली हमारे पास करंट ले करके आती है। तो जो करंट हमको रिसीव हो रहा है वो करंट कौन सी वायर इन तीनों में से लेके आती है, तो वो लाइव वायर लेके आती है। और जब ये लाइव वायर से करंट हमारे अप्लायंस में पास करेगा और सर्किट कंप्लीट करने के लिए करंट को वापस लौटना होगा, तो करंट के रिटर्न पाथ के लिए कौन है, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर करंट लेकर के आती है और करंट के रिटर्न पाथ के लिए कौन है, न्यूट्रल वायर। और ये जो अर्थ वायर हम साथ में लेके आ रहे हैं, अर्थ वायर हमारे सिंपल सा सेफ्टी पर्पस के लिए। क्या सेफ्टी पर्पस कैसे सर्व करता है उसका हम बात करेंगे अभी। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग ने सिंपल सी चीज़ क्या डिस्कस किया कि जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमको रिसीव हो रहा है वो 3 वायर्स के थ्रू मिलता है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। जिसमें से जो हमारे पास करंट लेकर के आ रही है वो उनमें से एक वायर लेके आ रही है, कौन सी, लाइव। अब बिफोर ये इस लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर से करंट डायरेक्टली अप्लायंस तक जाए, कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप्स क्या होते हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा जिसमें एक फ्यूज़ कनेक्टेड होता है। अच्छा, ये फ्यूज़ क्या है, तो ये फ्यूज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि लगा होना ही चाहिए। क्या पर्पस होता है ये इस फ्यूज़ का, तो सबसे पहले तो फ्यूज़ कोई बहुत हाईटेक डिवाइस नहीं है, फ्यूज़ सिंपल सा एक वायर होता है बस। तो फ्यूज़ होता क्या है, फ्यूज़ एक्चुअल में अपने आप में सिर्फ एक पीस ऑफ वायर है जिस वायर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब ये वायर हम क्यों यूज़ करते हैं या ये वायर हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले तो जो ये वायर हमारे पास करंट लेकर के आ रहा है, इसके पहले कि ये करंट तुम्हारे अप्लायंस तक पहुँचे या मीटर तक पहुँचे, हम क्या करते हैं, इस वायर में एक फ्यूज़ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो फ्यूज़ वायर होगा ये एक बहुत ही ऐसा वायर होगा जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। और ये हम अप्रोप्रिएट रेटिंग क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि अगर कभी किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ड्यू टू ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट अगर कभी भी करंट अब्रप्ट अमाउंट में आती है जो कि मेरे अप्लायंस को हार्म कर सकती है, तो उस केस में ये जो फ्यूज़ वायर है ये अब्रप्ट अमाउंट करंट आने पे करेगा क्या, ये मेल्ट करके ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और करंट अप्लायंस तक नहीं पहुँच पाएगा और अप्लायंस डैमेज से बचेगा। तो फ्यूज़ तो हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, एक छोटा सा वायर जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है जिसको हम लगा देते हैं ताकि अगर कभी हैवी अमाउंट्स में करंट आए या अब्रप्ट अमाउंट्स में करंट आए तो पहले करंट फ्यूज़ से पास करे, और फ्यूज़ से पास करते ही क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो अप्लायंस है, सर्किट है, वो डैमेज होने से बच जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद जब ना हमने अपना सेफ्टी वाला काम कर लिया तो ये हमारा सेफ्टी पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वायर्स हैं वो सबसे पहले बिफोर कि किसी अप्लायंस से कनेक्ट करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पास करता है।
इलेक्ट्रिसिटी मीटर से क्यों? ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी अप्लायंस तक जाएगा वो सबसे पहले मीटर के थ्रू होके जाएगा और मीटर उसी बेसिस पर रन करेगा, क्योंकि मीटर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे क्या कैलकुलेट करके देता है, तो मीटर ये कैलकुलेट करके देता है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम किया। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करोगे उतना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास होगा वो अप्लायंस तक जाने से पहले मीटर से पास होगा और मीटर उसी की रीडिंग या उसी का कैलकुलेशन करेगा। अच्छा, अब जब हमारा कैलकुलेशन पर्पस भी यहाँ पे हो गया, अब हमने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे ले गए। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे घर में हमको सिर्फ एक कोई सर्किट यूज़ नहीं करना, हमारे पास कई सारे अप्लायंसेज हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत लो करंट रेटिंग के हैं, जिनको कम करंट चाहिए, जैसे बल्ब्स, फैंस, और कुछ ऐसे भी हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, जिनको हैवी करंट चाहिए। अब क्योंकि हर सर्किट की या हर अप्लायंस की डिमांड्स अलग हैं, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेन स्विच होगा और अलग अलग सर्किट जो हमारे डोमेस्टिक के होंगे उनके लिए सेपरेट स्विचेस होंगे, और यहाँ से ही करंट आपके घर के सारे सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जब यहाँ से करंट आपके घर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो जो डोमेस्टिक सप्लाई आप रिसीव कर रहे हो करंट का, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप रिसीव कर रहे हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 220 वोल्ट। सो ऑन एन एवरेज जो आप पोटेंशियल डिफरेंस रिसीव कर रहे हो घर पे वो है 220 वोल्ट। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो अब ये सब होने के बाद जब ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर आपके अलग अलग सर्किट्स में जा रहे हैं, तो ये जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सब अप्लायंसेस को हमने एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया है। और पैरेलल में कनेक्ट करने का 2-3 वजह भी हैं। जैसे पैरेलल में कनेक्ट करने का एक स्पेशल फ़ायदा ये है कि अगर इनमें से कोई भी अप्लायंस ख़राब होता है तो वो अप्लायंस तो काम करना बंद करेगा, लेकिन बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाकियों के लिए सेपरेट पाथ ऑफ करंट होगा और वो काम करते रहेंगे। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में अगर एक भी अप्लायंस फॉल्टी होता तो वो करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता या रोक देता, तो आगे किसी तक करंट नहीं पहुंचती। दूसरा, क्योंकि ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन सारे अप्लायंसेस को वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रिसीव हो पाएगा जो हमको मिल रहा है, जो कि सीरीज़ में पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब हम चीज़ों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी कि हर अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाएगा। तो ताकि हर एक अप्लायंस को प्रॉपर 220 वोल्टेज रिसीव हो जाए और एक अप्लायंस ख़राब होने पे बाकी अप्लायंसेस की वर्किंग पे कोई फ़र्क ना है, तो हम लोग पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन या डोमेस्टिक वायरिंग को हम लोग यूजुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मेजर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम था। होपफुली समझ में आया होगा। इसके जो भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग ज़रा एक बार दोबारा से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इन आवर होम्स वी रिसीव इलेक्ट्रिकल सप्लाई पावर थ्रू मेन सप्लाई, जिसको हम लोग कई बार कॉमनली मेन्स भी बोल देते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम द मेन्स, तो मेन्स का मतलब मेन सप्लाई से। नेक्स्ट, यूजुअली हमको या तो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पोल से मिलते हैं या तो अंडरग्राउंड केबल से मिलते हैं। तो डिपेंड्स कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रहे हैं वो किस मोड से आ रहे हैं। अच्छा, जो भी हमको सप्लाई मिल रहा है उसमें हमको मेजरली 3 सेट ऑफ वायर्स मिल रहे हैं, नाम, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, जिनमें से करंट कैरी कौन करके ला रहा है, लाइव वायर। अच्छा, लास्ट ये वैल्यू तो ध्यान रखना है हमारा। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज़ का ये अलग वैल्यू हो सकता है। हमारे कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में हमको रिसीव होता है वो होता है कितना, 220 वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट, मीटर बोर्ड जो हाउस में है, सो एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर पास इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज़। और फ्यूज़ का क्या काम है अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। फ्यूज़ सेफ्टी पर्पज़ के लिए, अभी हम लोग उसको आगे थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे थोड़ा सा। तो जो भी 3 वायर्स लाइव, न्यूट्रल और अर्थ हमारे पास आ रहे थे, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जहाँ पे हम लोग फ्यूज़ से कनेक्ट कर देते हैं के थ्रू मीटर बोर्ड से जाता है, जहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, यूजुअली ये चीज़ ध्यान रखना, तो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि अलग अलग अप्लायंसेस की डिमांड अलग है, किसी की पावर रेटिंग हाई है, किसी की लो है, किसी को ज़्यादा करंट चाहिए, किसी को कम। तो यूजुअली जो घर में डोमेस्टिक सप्लाई होता है उसमें हम लोग 2 अलग अलग सर्किट्स बना देते हैं, और उनमें से एक सर्किट होती है 15 एम्पियर के लिए और एक 5 एम्पियर के लिए। और आप सोच सकते हो कि जो 15 एम्पियर सर्किट है वो थोड़ा हैवी अप्लायंसेस के लिए, जिनमें थोड़ा अच्छा मीन्स थोड़ा आपने देखा होगा बड़े साइज़ का और थोड़ा अच्छे मीन्स सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल के जो सॉकेट्स बनते हैं। तो 15 एम्पियर फॉर हैवी अप्लायंसेस हायर पावर रेटिंग के, और 5 एम्पियर फॉर जो भी हमारे बल्ब, फैंस, छोटे मोटे अप्लायंसेस हैं। अच्छा, जो अर्थ वायर है वो यूजुअली, ये अर्थ वायर
हम लोग एक मेटल प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम लोग बहुत डीप अर्थ में बरी कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारा कोई भी अगर अप्लायंस है जिसमें मेटालिक प्लेट्स हैं या फिर उसकी बॉडी मेटालिक है, तो उस पर अगर कभी कोई चार्जेस आ भी जाते हैं तो वो चार्जेस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, तो जो भी पर्सन उसको यूज़ कर रहा है उसको शॉक या फिर उसको डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो अर्थ वायर इज़ फॉर सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम लोगों ने बात किया कि हर एक अप्लायंस, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो सिस्टम हो, हर एक चीज़ को प्रॉपर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रिसीव हो, तो उसके लिए हम लोग जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें जो अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, a fuse in a circuit prevents damage to appliances when the circuit gets overloaded या there is any sort of short circuiting या something। अच्छा, ओवरलोडिंग कभी अगर बात होती है कि होती क्यों है, तो ओवरलोडिंग होने के लिए सिंपल सा एक बहुत कॉमन रीज़न क्या है कि एनी हाउ अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहीं पे भी आपस में कांटेक्ट में आ गए, अब ऐसा कभी भी हो सकता है, सपोज आपका जो इंसुलेशन था वो वियर ऑफ हो गया हो और समहाउ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए। ऐसे में होगा क्या, जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आएंगे और उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो करंट का एक छोटा सा पाथ बना देगा अलग सा, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और वो हमारे करंट को या अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। तो इन सिचुएशंस को ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किटिंग के केस में अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करें तो फ्यूज़ काम कैसे करता है, तो ये कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स में भी कि जो भी फ्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर जो भी फ्यूज़ वायर हम लोग यूज़ करेंगे वो एक्चुअल में कैसा वायर होगा, क्या वायर है। तो कुछ ध्यान ये रखना कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो फ्यूज़ जो हमारा थिन वायर है जो कि मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाता है और प्रिवेंट करता है डैमेज, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये काम करता है हीटिंग प्रिंसिपल पे। हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो करंट जब किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो करंट हीट जनरेट करता है, और हीट से चीज़ें मेल्ट भी करती हैं। तो अगर मैंने एक ऐसा वायर ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और जब उससे करंट पास कराएंगे तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगा। अब अगर मैंने अपने फ्यूज़ वायर को उतना थिक या ऐसे लॉय या मटेरियल का बनाया है जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को विथस्टैंड कर ले, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट जनरेट करती है, अगर कभी भी कुछ इससे हैवी अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो वो उससे ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और वो हीट क्या करेगा, उस वायर को मेल्ट कर देगा, जो कि उसको ब्रेक कर देगा। तो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है फ्यूज़ काम कर रहा है ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे काम कर रहा है, तो इट इज सिंपली अ थिन वायर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, सो वेन एवर अब्रप्ट करंट इज ड्रॉन बाय द वायर या बाय द अप्लायंस, द फ्यूज वायर हीट्स अप, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, देयर बाय ब्रेकिंग द सर्किट एंड प्रिवेंटिंग एनी डैमेज। अच्छा, फ्यूज़ वायर यूजुअली हम लोग एलॉयज से बनाते हैं, टिन लेड यूजुअली चूज़ करते हैं, रीज़न क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी फ्यूज़ वायर की कि फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होगा कि वो जल्दी गर्म होगा। अगर किसी की रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी रेजिस्टिविटी मतलब वो हीट होने में टाइम लेगा, लेकिन जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी गर्म होगा। तो हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम एक फ्यूज़ वायर में चाहेंगे कि हो। रीज़न, तो वो हमारा बिल्कुल वो पर्पस सॉल्व करेगा जो कि हम जिस पर्पस के लिए हम फ्यूज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए है, और हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी हैं। और अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड का काम करने के लिए हमको मैग्नेट्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड करने का या बनाने का काम हमारे लिए इलेक्ट्रिक कॉइल्स या इलेक्ट्रिक करंट सिंपली कर देगा। तो अगर हम एक कंडक्टर से करंट फ्लो करा पाएँ तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे, और बाय बेंडिंग दी वायर इन दी या कंडक्टर इन दी अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज़ हम लोग अपनी डिज़ायर्ड शेप या डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड भी बना पाएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में साइंस के, और पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हो हम लोग से शेयर करिए, और मिलते हैं अगले टॉपिक में।